Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform AgriWords Education. Friends, in today's video, we will discuss the botany of rice plant. Before this, we have covered the botany on maize plant. We have covered the theoretical as well as the practical part of maize botany. So now we will discuss rice botany. So let's begin with the normal introduction of rice crop. The rice crop is a C3 plant and it is a self-pollinated crop and it comes under the cereal family, means the grasses family, and the origin is Southeast Asia and Africa. And if we talk about the oldest sample of the rice crop, so that was found in the Hastinapur. The 2n number for normal rice is 24 and for basmati rice it is 21. And in rice production, the leading country is China and the production is 148 million metric ton. And the scientific name of rice is Oryza sativa and it contains 25 recognized species, out of which 23 are wild and 2 are cultivated. और cultivated में बात करें तो cultivated में हमारी Oryza sativa और Oryza glaberrina ये दो स्पीसीज हैं. अब यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं आप कि कुछ कॉमन ग्रासेस फैमिली से रिलेटेड कुछ प्लांट्स हैं, जैसे आपके वीट है, राई है, मिलेट है, ओट है, बार्ले है, राइस है और कॉर्न है. ये टेक्सोनॉमी की बात करें सो द ऑर्डर फॉर राइस क्रॉप इज साइपरेल्स एंड फैमिली इज ग्रामिनी, दैट इज पोएसी फैमिली. जीनस इज ओराइजा सटाइवा एंड सब स्पीसीज इज इंडिका एंड देयर आर 2 सब स्पीसीज ऑल्सो लाइक जापोनिका एंड जवेनिका. देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिका, जापोनिका एंड जवेनिका. In indica subspecies tilling is very high and in japonica the tilling is very low and as well as in javanica the tilling is very low. और इंडिका में जो हाइट रहती है वो टॉल रहती है, जापोनिका में मीडियम और जवेनिका में टॉल वैरायटी रहती है. और इंडिका में एक खासियत ये होती है कि वो फोटो पीरियोडिकली सेंसिटिव होती है, जबकि जापोनिका और जवेनिका नॉन सेंसिटिव होती हैं. इंग्लिश में राइस को पैडी बोला जाता है, तमिल में नेल, नेल्लू इन मलयालम एंड भट्टा इन कन्नाडा. कॉमन एंसेस्टर की बात करें तो इनका एक कॉमन एंसेस्टर है ओराइजा पेरेनिस और इससे ही हमारी जो 2 कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं हमारी, एक है एशियन राइस और एक है अफ्रीकन राइस. एशियन राइस जिसमें आपके जो ओराइजा सटाइवा आता है और अफ्रीकन राइस जिसमें ओराइजा ग्लेबरिना आता है. इसके वाइल्ड पेरिनियल की बात करें तो ओराइजा सटाइवा का वाइल्ड पेरिनियल है आपका ओराइजा रुफिपोगोन और अफ्रीकन राइस का जो हमारा प्रोजेनेटर है वो है ओराइजा लॉन्गिस्टेमिनेटा. ये कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. राइस इज अ मोनोकार्पिक प्लांट दैट फ्लावर्स वंस एंड सेट सीड्स एंड देन डाई, तो इसलिए हम इसको मोनोकार्पिक बोल रहे हैं. और इसकी हाइट अगर हम देखें तो 1 to 1.8 मीटर यहाँ तक जाती है एंड इट हैज़ राउंड हेलो एंड जॉइंटेड कम्स, फ्लैट लीव्स एंड ए टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस विच कॉल्ड एज पेनिकल. इसमें हम बोलते हैं पेनिकल. जैसे हम मेज के केस में हम क्या बोल रहे थे, 2 उसके इन्फ्लोरेसेंस थे, मेल पार्ट था जिसको हम टेसल बोलते थे, फीमेल पार्ट था जिसको हम एयर बोलते थे. In case of rice, it contains fibrous root system and it contains seminal roots, nodal and lateral roots. We will later discuss in a detail that how many types of roots are present in rice crop. And it is a typical structure of a rice plant. If we talk about the seed, after the germination, there is you can see it is a seminal root, the primary root, जो initially develop होते हैं for the nutrition for the seedling, बाद में डिसअपियर हो जाते हैं, इसको हम सेमिनल रूट्स बोलते हैं. और यहाँ आप देख सकते हैं ये है मिजोकोटाइल, यहाँ से आपका ये कोलेप्टाइल ये है और ये आपका प्राइमरी लीफ, फिर इससे निकलती है हमारी सेकेंडरी लीफ ये. और ये इस प्लांट में बात करें तो आपको यहाँ पर जो रूट्स दिखाई दे रही हैं, एक है आपकी ऑर्डिनरी रूट्स और एक है मैट रूट्स. मैट रूट्स जो यहाँ पर एकदम क्राउन के पास पाई जा रही हैं ये, और ये पूरा आपका फाइब्रस सिस्टम. और यहाँ पर कुछ नोडल रूट्स भी होती हैं, ये जो जहाँ नोड से निकलती हैं ऐसे, तो ये होती है हमारी नोडल रूट्स. आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 टर्म्स लिखे हमारी लिग्यूल एंड ऑरिकल. तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि लिग्यूल और ऑरिकल होता क्या है. आपको पता होगा कि लीफ के जो जितने भी ग्रासेस होती हैं उसमें बेसिकली लीफ के 2 पार्ट होते हैं. एक होता है लीफ ब्लेड, जो मेन जो लीफ का पार्ट होता है, एक्सटेंडेड पार्ट ऐसे, जिसको हम लीफ बोलते हैं. यह है लीफ ब्लेड. इसके नीचे एक लीफ सीथ होती है जो मेन कम है या स्टेम है उसको रोल करे रहती है. जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेम है, ये इसमें से आपका जो यहाँ पर रोल किया रहेगा ये है लीफ सीथ और इससे जॉइंटेड जो बाहर ऐसे लीफ निकली होगी इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड. तो यहाँ पर लिग्यूल और ऑलिकर क्या होता है, जहाँ पर ये जॉइंट होता है लीफ ब्लेड और लीफ सीथ, तो इसके जॉइंट पर यानी कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप,
ये है लीफ ब्लेड, यहाँ से स्टार्ट हो रही है लीफ ब्लेड ये, और इसके नीचे ये क्या है, लीफ सीथ। तो इसके जॉइंट पार्ट पर ये जो वाइट पेपर ये आप देख रहे हैं, ये है लिग्यूल, ये है लिग्यूल। और ऑरिकल क्या है, जो ये सिकल शेप्ड ये ऐसे करके हेयर स्ट्रक्चर यहाँ निकला है। देखो राइस में दो होते हैं, आपको याद रखना है कि ऑरिकल दो होते हैं और लिग्यूल एक होता है, अगर हम एक स्टेम की बात कर रहे हैं या एक लीफ की बात कर रहे हैं। तो ऑरिकल ये हेरी सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, और लिग्यूल क्या है, वाइट पेपरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक और टर्म आती है पल्विनस, ये है आपका पल्विनस, ये देख रहे हैं आप, पर्पल कलर पल्विनस, जो नोट के ऊपर रहता है। नाउ कम टू द ग्रोथ ऑफ राइस क्रॉप। Basically the growth phases of rice plant is divided into 3 phases, that is vegetative, reproductive and ripening phase। अब मैं इसको एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा कि वेजिटेटिव फेज कितने टाइम के लिए रहती है, रिप्रोडक्टिव फेज और राइपनिंग फेज। और जो इरी है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने इस जो ग्रासेस फैमिली है या बोल रहे हैं राइस क्रॉप है, इनके डिफरेंट स्टेजेस को बनाया है। जैसे आपका 0 to 9 है, टोटल 10 डिस्टिंक्ट स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है ग्रास फैमिली का, और इसको न्यूमेरिकली इसको स्केल दिया है 0 to 9। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं ग्रोथ स्टेजेस। 0 स्टेज की बात करें तो ये है फ्रॉम जर्मिनेशन टू इमरजेंस, जर्मिनेशन से लेकर इमरजेंस तक की स्टेज को 0 स्टेज बोला जाता है, और ये होती है अराउंड हमारी 4 to 5 डेज। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, प्री जर्मिनेशन करते हैं, सोकिंग करते हैं सीड का फॉर 24 आवर्स, देन अनदर 24 आवर्स इसको इंक्यूबेटिंग के लिए रख दिया जाता है। फिर उसके बाद जब हम इसका डायरेक्ट हम सीडिंग कर देते हैं सीड बेड में, तो उसके आपके 2 और 3 डेज में इसमें क्या हो जाता है, पहली लीफ निकलनी शुरू हो जाती है थ्रू द कोलियोप्टाइल। तो ये जितना भी स्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक, जर्मिनेशन से लेके इमरजेंस तक की स्टेज है, इसको हम 0 स्टेज बोलते हैं, और ये होती है अराउंड 4 to 5 डेज। अब है 1 स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज नहीं है, इसको हम बोल रहे हैं 1 स्टेज, ये एक स्केल है, और ये हमारी सीडलिंग स्टेज। और सीडलिंग स्टेज ये तैयार हो जाती है हमारी 18 to 20 डेज आफ्टर सोइंग। हम सीड बेड में जब नर्सरी में सोइंग करते हैं, 18 से 20 दिन बाद जो पौधा तैयार हो रहा है उसको हम सीडलिंग बोलते हैं, जो कि रेडी होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। देन उसके बाद 2 स्टेज, ये है आपका टिलरिंग। टिलरिंग कब होती है शुरू, देखो हमारी सीडलिंग शुरू हो गई थी, सीडलिंग जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो गई थी 20 दिन में हो गई थी। उसके बाद जब हमने ट्रांसप्लांटिंग करी, तो ट्रांसप्लांटिंग के 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ये तब हमारी टिलरिंग होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद होता है 3 स्टेज, यानी कि स्टेम एलोंगेशन। तो ये सारी की सारी स्टेज आती है हमारी वेजिटेटिव स्टेज में, एंड इट इज़ ऑफ अबाउट 45 to 55 डेज। तो ये आपको याद रखना है कि जो वेजिटेटिव स्टेज होती है राइस की, वो होती है 45 to 55 डेज, एंड इट में वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेराइटीज। नाउ कम टू द 4 स्टेज, स्टेज 4, दैट इज पेनिकल इनिशिएशंस टू बूटिंग। तो शुरुआत में होता क्या है कि जो पेनिकल प्राइमोडियम होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा पार्ट इसका दिखना शुरू हो जाता है। अभी मैं अगले फोटो में दिखाऊंगा, अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कि पेनिकल इनिशिएशन होता क्या है। अब यहाँ से लेकर बूटिंग तक, बूटिंग क्या होता है, देखो पेनिकल तो डेवलप हो गया, लीफ सीथ जो बोल रहे हैं फ्लैग लीफ सीथ है उसके अंदर डेवलप हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ब्रॉडर होना शुरू हो जाता है, बल्जिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका लीफ सीथ थी, फ्लैग लीफ सीथ, ये निकली है फ्लैग लीफ सीथ। तो इसके अंदर जो हमारा पेनिकल था ये तो पहले डेवलप हुआ, पोलन ग्रेन मैच्योर हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बल्जिंग होने लग जाती है, ऐसे ब्रॉडर होने लग जाता है। तो इसको बोला जाता है बूटिंग स्टेज। आपको दिखा देता हूँ मैं बूटिंग स्टेज होता क्या है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो जो आप पहली इमेज देख रहे हैं, यहाँ तो हमारी जो इमरजेंस वाली स्टेज है, जर्मिनेशन टू इमरजेंस, ये यहाँ पर आपका प्राइमरी लीफ निकल गया, देखो ये तो है आपका कोलियोप्टाइल, दैट इज़ द वाइट पार्ट। फिर इससे निकलना हमारा प्राइमरी लीफ ये, और नीचे ये है रेडिकल, और रेडिकल में ये होता है हमारा कोलियोराइजा, कोलियोराइजा से ये रेडिकल, ठीक। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अगली वाली इमेज, ये लीफ सीथ को ऐसे तोड़ के देख रहे हैं, तो ये इसके अंदर पेनिकल डेवलप हो रहा है। तो ये स्टेज होती है हमारी बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज में क्या होता है, बल्जिंग होने लग जाती है, जो पेनिकल का साइज है वो इंक्रीज होने लग जाता है, समझ रहे हैं आप। जो लीफ सीथ है वो ऐसे ब्रॉडर होने लग जाती है, बल्जिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं बूटिंग स्टेज। और नीचे वाली स्टेज में आप पूरा देख सकते हैं, ये पेनिकल इनिशिएशन से लेके बूटिंग का अंदर की बात है। ये सब अंदर हो रहा है, जो फ्लैग लीफ सीथ है उसके अंदर हो रहा है पहले, फिर ये धीरे धीरे करके डेवलप होके लास्ट में ऐसा हो जाता है। अब ये बाहर नहीं निकला है लीफ सीथ से, ये निकलता है हमारा पेनिकल एक्सर्शन, यानी कि हेडिंग स्टेज, वो आती है 5th स्टेज। ये 5th तो नहीं, इसको 6th स्टेज कहेंगे, बट स्केल है इसका स्टेज 5, स्टेज 5। इसमें होता है हमारा हेडिंग और पेनिकल एक्सर्शन। अब बेसिकली इसमें होता क्या है हेडिंग में, ये हम बात कर लेते हैं। हेडिंग की बात करें तो हेडिंग में पेनिकल का इमरजेंस होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द फ्लैग लीफ सीथ, तो इसमें लगते हैं अराउंड 5 to 15 डेज। तो ये होता है हमारा हेडिंग स्टेज। अगर आपसे पूछें कि पेनिकल का इमरजेंस कौन सी स्टेज में होता है, तो होता है हेडिंग स्टेज। अगला है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है, फ्लावरिंग में एंथर्स जो होते हैं, और या बोल रहे हैं स्पाइकलेट जो होता है, वो स्पाइकलेट के जो लेमा पेलिया होता है वो खुल जाता है, और एंथर्स
से जो पॉलन है वो स्टिग्मा में जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो टोटली अगर हम इसको समअप करके देखें, ये पूरा का पूरा क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज, कहाँ से लेकर पेनिकल इनिशिएशन से लेकर फ्लावरिंग की जो स्टेज है यानी फर्टिलाइजेशन तक की जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि राइस क्रॉप में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कब स्टार्ट होता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 55 डेज, यस 55 to 60 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि वेजिटेटिव स्टेज 45 to 55 डेज चलती है, तो इसके बाद से रिप्रोडक्टिव फेज हमारी स्टार्ट हो जाती है। नाउ कम्स टू द रैपनिंग स्टेज। रैपनिंग स्टेज भी 30 डेज तक की रहती है, इसमें 30 दिन लगते हैं रैपनिंग होने में। सबसे पहले स्टेज है मिल्क ग्रेन स्टेज, फिर है डफ ग्रेन, फिर है मैच्योर ग्रेन। इमेज के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखो ये मिल्क ग्रेन, इसमें क्या होता है, पहले मिल्किंग होनी शुरू हो जाती है, मिल्किंग होती है और इसमें जो फ्लैग लीव्स होते हैं और जो 2 लोअर लीव्स होती हैं वो ग्रीन रहती हैं, उसके नीचे वाली सब ड्राई हो जाती हैं। एक तो जो ऊपर की फ्लैग लीव है, टॉप मोस्ट लीव, वो और उससे नीचे की 2 लीव ये ग्रीन रहती हैं और नीचे की सारी ड्राई हो जाती हैं। अगली स्टेज है डफ ग्रेन स्टेज, इसमें सॉफ्ट डफ बनता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो लीव्स हैं अदर देन द फ्लैग लीव जो टॉप मोस्ट लीफ है वो तो ग्रीन रहती है, उसके अलावा जितनी भी लीव्स होती हैं सबकी सब येलो हो जाती हैं। अगली है मैच्योर ग्रेन में सारी की सारी लीव्स येलो में कन्वर्ट हो जाती हैं। समटाइम्स इन सम वेराइटीज द फ्लैग लीफ रिमेन्स ग्रीन। ओके, नाउ कम्स टू द राइस ग्रेन। द राइस ग्रेन इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट दैट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस, इसको बोला जाता है कैरियोप्सिस। द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ग्रेन इज कॉल्ड द हल, इसको बोला जाता है हल, विच कंसिस्ट ऑफ अ लेमा, पेलिया एंड ऑन, रेचिला एंड 2 स्टेराइल लेमास। देखो अभी घबराने की बात नहीं है, अभी मैं सिंगल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा इसका राइस ग्रेन का, तब आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये है राइस ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब बात करें लेमा क्या है, पेलिया क्या है। देखो यहाँ पर जो हस्क होता है राइस का, इसका जो आउटर कवरिंग होती है ये है लेमा, जिससे हमारा ऑन निकलता है लेमा। ये तो एक लेमा फर्टाइल होता है और 2 स्टेराइल लेमा पाए जाते हैं बेस में। ये एक तो ये है, एक ये, बहुत छोटे होते हैं ये। तो 2 तो स्टेराइल लेमा हो गया, एक फर्टाइल लेमा हो गया और एक पेलिया हो गया ये इधर। अभी आगे और भी फ्लोरेट यूनिट आएगी, वहाँ भी हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। तो हल क्या होता है, लेमा और पेलिया को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, अगर ये सीड के साथ लेमा और पेलिया है तो उसको हम हल बोलते हैं। अब इसके अंदर की बात करें तो पहले लेयर होते हैं पेरिकार्प, फिर टेग्यूमेन, फिर एल्यूरोन लेयर, फिर अंदर से आपका एंडोस्पर्म आ जाता है, देन हमारी एम्ब्रियो यूनिट यहाँ, जहाँ से हमारे जो प्यूम्यूल है, रेडिकल है, जड़ और जो पत्ती कोलिप्टाइल वाला पार्ट निकलता है। और रेचिला क्या होता है, रेचिला ये जो इसका बेस है ना, ये है रेचिला, ये वाला पार्ट रेचिला है। अब यहाँ पर बात आती है कि ब्राउन राइस क्या होता है। देखो अगर हम जब हल निकाल देते हैं उसके बाद जो आता है हमारा, उसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा प्रोसेसिंग वाले पार्ट में कि मिलिंग ऑफ राइस में होता क्या है। अब आते हैं ये सीड के जर्मिनेशन में। ये आपका सीड, इसमें जब जर्मिनेशन होता है ये आपका कोलेप्टाइल निकलता है। ये कोलेप्टाइल थोड़ा वाइटिश कलर का होता है, इससे प्राइमरी लीफ निकलती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। देन ये रेडिकल आपका है ये, और ये सेमिनल रूट्स निकलती हैं इससे, और ये सेमिनल रूट्स कुछ टाइम के लिए रहती हैं ड्यूरिंग द सीडलिंग पीरियड, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाती हैं। देन आपकी नोडल रूट्स और जो क्राउन रूट्स हैं, मेट रूट्स, ये डेवलप होने लग जाती हैं। सो बेसिकली जो मेन रूट्स होती हैं हमारी, 2 रूट होती है। एक तो होगी हमारी फाइब्रस रूट, जो ये आप देख रहे हैं फाइब्रस रूट, इसके अंदर हमारी जो नोडल रूट्स हैं और जो हमारी क्राउन रूट्स हैं ये आती हैं, और हमारी जो सेमिनल रूट्स और रेडिकल रूट्स जो स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में रहती हैं कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है क्राउन रूट और नोडल रूट में। नोडल रूट डेवलप फ्रॉम नोड्स अबव द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के ऊपर अगर नोड से डेवलप हो रहा है तो उसको नोडल रूट बोलेंगे। और अगर सॉइल के नीचे की जो नोड्स हैं, जो प्लांट का पार्ट है सॉइल के नीचे, उसके नोड से अगर रूट्स निकल लें उसको हम बोलते हैं क्राउन रूट्स। नाउ कम्स टू द शूट सिस्टम ऑफ द राइस प्लांट। मेन स्टेम को बोलते हैं हम कल्म, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड क्या होता है, जैसे गांठें होती हैं, अब इसके बीच की दूरी, 2 गांठों के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो इसमें बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और इस टाइम इसका हॉलो होता है एक्सेप्ट एट द नोड्स। नोड्स में थोड़ा टाइट रहता है, अंदर सॉलिड पोर्शन होता है, और इसके अलावा जो इंटरनोड वाला पार्ट होता है ये पूरा हॉलो होता है अंदर से। एंड द टिलर अराइजेस फ्रॉम द मेन कल्म, जो मेन स्टेम होता है उसी से टिलर निकलते हैं। जो नीचे का, सबसे नीचे का जो नोड होता है वहीं से प्राइमरी टिलर्स निकलते हैं, फिर प्राइमरी टिलर्स से जो लोअर मोस्ट नोड होता है उससे सेकेंडरी टिलर्स निकलते हैं। लीफ की बात करें तो फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट इज द सीडिंग लीफ ऑफ द कोलियोप्टाइल, जो मैंने पहले दिखाया था। ये कहाँ गया, ये जब जर्मिनेशन होता है तो जो पहली लीफ निकलती है ये होती है कोलियोप्टाइल, ये यहाँ से निकलती है प्राइमरी लीफ, और ये सीडिंग लीफ होती है, सीड, लीफ सीड बनता है जिससे।
लिग्यूल और ऑरिकल की बात तो हमने करी ली, जहाँ पर लीफ सीथ और लीफ ब्लेड का जॉइंट होता है वहाँ पर पेपरी जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लिग्यूल बोलते हैं। ऑरिकल जो हमारे सिकल शेप्ड जो अपेंडेजेस लाइक हैं, हेयर अपेंडेजेस, उसको ऑरिकल बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस को हम पेनिकल बोलते हैं, और इसके अंदर जो आप ये मेन ब्रांच देख रहे हैं ये, इसको हम रेकिस बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस में। और जो ये सेकेंडरी आपके जो ये निकल रखी हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेकिस। और इसमें जो इंडिविजुअल फ्लोरेट यूनिट्स हैं या स्पाइकलेट यूनिट, जो इंडिविजुअल यूनिट है ये एक, जो एक ग्रेन निकल रहा है ना ये, इसके अंदर एक ही फ्लोरेट होता है। जो एक स्पाइकलेट है इसके अंदर एक ही फ्लोरेट होता है। तो इसके बेस में जो ये होता है इसको हम रेचिला बोलते हैं। जैसे इसको तो हमने रेकिस बोला, और जो इसके बाद जो ये सेकेंडरी ब्रांचेस निकली इसको हमने सेकेंडरी रेकिस बोला, बट जिससे स्पाइकलेट निकली हैं ये वाली, इसको हम बोलते हैं रेचिला। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो स्पाइकलेट की बात करते हैं, जो ग्रेन है जिससे ग्रेन बनता है। इट हैज़ 2 शॉर्ट स्टेराइल लेमा, जो हमने बात करी थी, ये आपका था। यहाँ पर आपके 2 स्टेराइल लेमा होते हैं, एक होता है आपका फर्टाइल लेमा, एक होता है आपका फर्टाइल पेलिया, ये ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और फ्लोरेट की बात करें तो अंदर आपके 6 स्टेमन होते हैं एंड 1 पिस्टिल, मीन्स 6 मेल पार्ट और मेल ऑर्गन एंड 1 फीमेल ऑर्गन। एंड एंथर्स आर बाइलोब्ड। वी विल सी इन अ इमेज, आने वाले स्लाइड्स में इसके इमेजेस आएंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एंथर्स बाइलोब्ड होते हैं और स्टिग्मा बाइफिड होते हैं और फेदर स्टाइल होते हैं इसमें। एंड द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल ओवल थिक एंड फेसिंग बॉडीज, द लॉडिक्यूल्स, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द एक्सिस। होता क्या है, जब फ्लावर मैच्योर होता है तो जो लॉडिक्यूल्स हैं ये स्वेल हो जाते हैं, टर्जिड बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेमा पेलिया है इसको खोल देते हैं और एंथेसिस होता है। तो लॉडिक्यूल्स का यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस है। आपको घबराने वाली बात नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा, आपको पूरा आइडेंटिफिकेशन कराऊंगा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के, जो राइस का स्पाइकलेट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लेमा, ये है आपका पेलिया। लेमा से निकलते हैं ऑन, ये ऊपर को जो निकला है इससे निकलता है ऑन, ये आपका पेलिया, ये वाला पार्ट। एंड देन 2 स्टेराइल लेमा जो कि बेस में होते हैं, एक ये है एक ये है, और जो ये आपका डंडा जैसा दिख रहा है ये है रेचिला। अब यहाँ पर मैंने बात करी थी लॉडिक्यूल्स की, तो जो आपका फ्लोरल यूनिट है अंदर, तो उसके बेस में यहाँ पर 2 लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपके, तो ये लॉडिक्यूल्स हैं, ये हो गया और एक ये। तो लॉडिक्यूल्स क्या करते हैं, ये स्वेल मतलब ये टर्जिट हो जाते हैं और ये एक्सपेंड कर देते हैं जो ये लेमा है और जो पेलिया है, तो इससे खुल जाता है, एंथेसिस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आपके स्टेमन है और एक आपका पिस्टिल है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन और वी कैन से पॉलिनेशन प्रोसेस, अर्लियर वी हैव discussed that the rice is a self-pollinated crop and the pollen of the same plant, or we can say the same floret, goes through the stigma of the same flower, or we can say the flower of the same plant. So it will called as self-pollination. So after the anthesis, the pollen remain viable for not more than 3 to 5 minutes. जो pollens होते हैं वो 3 से 5 मिनट के लिए ही वाइबल होते हैं। अगर फ्लोरेट ओपन हो गया तो उसके 3 से 5 मिनट तक ही पोलन वाइबल होता है, और जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होते हैं 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन तक ये फंक्शनल होते हैं स्टिग्मा, और ये एक्सेप्ट कर सकते हैं पोलन। और बात करी जाए जो एंथेसिस होता है, तो एंथेसिस में लगभग आपके लग जाते हैं 7 to 8 डेज, 7 से 8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसा होता है जो मैंने आपको पहले दिखाया था फ्लोरेट यूनिट ये। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो टॉप मोस्ट फ्लोरेट यूनिट्स होती हैं सबसे पहले इनमें होता है एंथेसिस, फिर इसके बाद ये नीचे को जाता रहता है, ये एक सीक्वेंस में फ्लोरेट का एंथेसिस होता है, तो इसमें लग जाते हैं आपके 7 to 8 डेज फ्लावरिंग में। और मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि जो एंथर्स थे वो बाइलोब्ड एंथर्स थे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, बाइलोब्ड एंथर्स। और इसके अलावा बाइफिट फेदरी स्टाइल थे, ये जो स्टाइल देख रहे हैं आप, ये फेदरी स्टाइल है। नाउ कम टू द मिलिंग ऑफ राइस। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ब्राउन राइस क्या होता है, वाइट राइस क्या होता है, डीहलिंग क्या होती है, हस्क क्या होता है, ब्रान क्या होता है। देखो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, हमने क्या करा, राइस की हार्वेस्टिंग करी, थ्रेसिंग करी, देन उसके बाद हमारे पास जो मिला, जो राइस का ग्रेन होगा उसमें क्या होगा, हल होगा, ठीक। तो पहले स्टेप हमारा क्या है, परबॉइलिंग। परबॉइलिंग करने के बाद हम डीहलिंग करते हैं, जिसमें हम जो हस्क है उसको रिमूव करते हैं, अराउंड 20% हस्क होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। देन जो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आता है, इट इज़ कॉल्ड एज ब्राउन राइस। एंड ब्राउन राइस कंसिस्ट ऑफ ब्रान, जिसमें राइस ब्रान होता है, जिससे हम ऑयल भी निकालते हैं। फिर इसके बाद हम ब्रान का रिमूवल करते हैं,
विच कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड एल्यूरोन लेयर। ये हमने पिछले स्लाइड्स में दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ, वेट, ये तो मैंने आपको बताया था कि ब्राउन राइस में क्या क्या होते हैं, आपका जो एल्यूरोन लेयर है, पेरिकार्प है, ये सब के सब रहते हैं, खाली हमने इसमें से हल निकाला है राइस से, तो तब तो हम उसको ब्राउन राइस कहेंगे। बट अगर हमने इसकी ब्राउन राइस से हमने ब्रान निकाल दिया, ब्रान में क्या क्या होता है, आपका पेरिकार्प होता है, एल्यूरोन लेयर होता है, इसको अगर हम निकाल देंगे फिर पॉलिशिंग करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज वाइट राइस। जो हम कंज्यूम करते हैं इट इज़ ए वाइट राइस। तो ऐसे करी जाती है मिलिंग ऑफ राइस, और वाइट राइस हमको मिलता है अराउंड 66 to 70%। ये ब्राउन होता है इसमें अराउंड 8%, और जम यानी कि जम पार्ट जो होता है 2%। राइस सीड की बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों ये था, आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा, और इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो भी हम जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।